यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन लिया, ठीक। ऐसे ऐसे ही करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम कीबोर्ड्स एंड प्रिंट द नंबर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो नंबर को एक्सेप्ट करे यूजर से, ठीक है, और वापस उसको क्या करे, प्रिंट करे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम अपने सिस्टम में चलते हैं और मैं देव कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी होगा सिस्टम में, जो भी विजुअल स्टूडियो कोड अथवा टर्बो सी अथवा कोई भी कंपाइलर हो तो उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं देव कंपाइलर अथवा एडिटर का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन को साइड में कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है ये, इसको भी मिनिमाइज, हाँ ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ अब सही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला करते हैं। तो फिर सबसे पहले एक हेडर फाइल इसमें इंक्लूड कर देंगे और यह होगा stdio.h, ओके। और आप इसमें चाहें तो conayo.h भी इंक्लूड कर सकते हैं। अभी बताऊंगा कि conayo.h क्यों यूज कर रहे हैं और stdio.h क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर एक इंट मेन कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यह हमारा बॉडी हो गया। अभी इस बॉडी के अंदर हम लिखेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से यूज़र से हमें नंबर्स लेना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इंट, जैसे ले लेते हैं ABCD ऐसे करके E, ठीक। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक, ABCDE, ठीक। हमें इन वेरिएबल्स में क्या करनी है, नंबर्स पुट करनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम नंबर्स लेने के लिए हम इसमें डालेंगे, लिखेंगे printf enter the numbers, हम चाहें तो इसको अलग अलग भी कई लाइन्स में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले एक ही लाइन में लिख लेते हैं तो टाइम बच जाएगा। तो ABCD एंड E, ठीक। तो ABCD एंड E, ठीक। तो इन सभी नंबर्स को हमें सीरियल वाइज करके इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश n कर लेते हैं। फॉरवर्ड स्लैश n जो है ये वाली जो है, ठीक, यह वाला, यह इतना लाइन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है कि आप एक लाइन में लिखते जा रहे हैं तो वह लाइन कैसे चेंज होगा। तो उसको करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश n कर लेंगे और यहाँ पर A, B, C, D, E। तो इससे बेसिकली पता चलेगा कि मतलब ABCDE के बारे में या प्रिंटअप। बेसिकली हमारा जो डबल कोटेशन है ना, इसके अंदर का जो लिखे हैं वही सिर्फ प्रिंट होगा और यह बताएगा कि मतलब इसके बारे में ही है, ठीक। तो यहाँ पर वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर नहीं लिखेंगे तो भी, यह जो डबल कोटेशन के बाद जो लिखें ABCD, ठीक है। तो आप लिखें तो अच्छा रहेगा। तो स्कैनअप का फंक्शन का यूज़ करेंगे वैल्यूज लेने के लिए, ठीक है। तो इसको डबल कोटेशन के अंदर इसको भी लिखेंगे और लिखेंगे %d चूँकि इंटीजर वैल्यू है ना, ABCDE, हम इंटीजर वैल्यू उससे लेंगे,
जैसे 2, 4, 10 एक इंटीजर्स हैं, तो इसमें हम परसेंट यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद परसेंट डी, मैं स्पेस इसके बीच में इसलिए रख रहा हूँ ताकि मतलब जब यूजर वैल्यू डाले तो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूरी पर रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंट डी इसका बीच में कामा नहीं देना है कहीं पे भी, ठीक है। और कितना हो गया 5 हो गया, ओके। अब इसके बाहर आएंगे और कामा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे %a कामा %b कामा %c कामा %d कामा %e, ओके। अब इसको यहाँ पर मैंने यहाँ पर भूल गया लगाना, यहाँ पर इसको सेमी कॉलन लगा देंगे, लाइन इंड हो गया ना, तो अब इसको ऐसे करना, ठीक है। अब ये जो 2 लाइन लिखे हैं प्रिंटफ और स्कैनफ, इससे हमें वैल्यू क्या होगा, मिल जाएगा यूजर से वैल्यू इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे, तो चूँकि अब हमें वैल्यू लेने के बाद उसको दोबारा से प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए अपने प्रिंटफ का यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू जो हमें रहेगा, जो वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट कर देंगे %d, ठीक, कामा b इक्वल्स टू %d, c इक्वल्स टू %d, e इक्वल्स टू cd, d इक्वल्स टू %d, ठीक। उसके बाद हमारे पास बचा है e, उसके लिए e इक्वल्स टू %d, ओके। तो हमारे पास a b c d e का वैल्यू अब प्रिंट होगा। अब ऐसे ही नहीं होगा, अब जो सीरियल वाइज लिखा है ना, a इक्वल्स टू %d, b इक्वल्स टू %d, c इक्वल्स टू %d, तो हमें उसको बताना पड़ेगा, सिस्टम को बताना पड़ेगा कि जो पहला वाला %d जो लिखे हैं वो ए के लिए है। तो बेसिकली हमें सीरियल वाइज लिखना पड़ेगा, यहाँ पर a, फिर उसके बाद b, फिर उसके बाद c d e। अब जाके उसको समझ में आया कि जो a है, जो a को %d लिखा है, या जो %d है वो a का वैल्यू है, ठीक। तो वह a का वैल्यू पहले प्रिंट कर देगा, फिर b का, फिर c का, ऐसे करके, ठीक। अब इसको सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक, और यहाँ पर रिटर्न 0 कर लेते हैं। रिटर्न 0 जब भी हम इंट मेन फंक्शन का यूज करते हैं तो वहाँ पर जो रिटर्न वैल्यू होता है उसको 0 रखते हैं, ठीक। तो हमारा यह प्रोग्राम हो गया फर्स्ट वाला, ठीक। अब इसको सेव करते हैं पहले, ठीक, कोई भी नाम दे देते हैं, प्रैक्टिस फर्स्ट .cpp, C++ है तो CPP डालेंगे अथवा .c कर देंगे तो भी ठीक रहेगा, ठीक। अब इसको रन करते हैं, पहले कंपाइल करेंगे, ठीक। कोई भी प्रोग्राम रन करने से पहले कंपाइल करते हैं, तो जो कंपाइलेशन होता है ना, वो बेसिकली जो C लैंग्वेज अथवा जावा, पाइथन अथवा कोई भी लैंग्वेज होता है, तो उसको कंपाइलेशन में क्या होता है कि जो लैंग्वेजेज होती हैं C लैंग्वेज, जावा, उस लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है ताकि कंप्यूटर समझे कि हो क्या, करना क्या, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाइल करते हैं F9, चूँकि दे वाले में F9 दबाएंगे तो फिर प्रेस करेंगे तो फिर कंपाइल हो गया, ठीक है। F9 से कंपाइल हो गया। अगर कोई कंपाइलेशन में एक चीज़ और होता है कि मतलब अगर कोई एरर है कोडिंग में, तो अगर कोडिंग में कहीं पे एरर रहता तो यहाँ पर शो कर देता, इस वाले रीजन में, ये जो कर्सर वाला रीजन है ना, इसमें शो कर देता, ठीक। अब इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए हमें या तो यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर लिखा है कंपाइल करने के लिए F9 और F10 रन करने के लिए, तो या तो हम प्रेस कर दें इसको, या तो हम कीबोर्ड से दबा देंगे F10, ओके। तो F10 कर देते हैं, तो अब ये रन होगा, तो कुछ टाइम लगेगा इसको रन होने में,
शायद, हाँ। तो अब आ गया, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द नंबर्स ABCD एंड E। तो हमें अब प्रेस करना है, लेट्स से A इक्वल्स टू हमने 1 डाल दिया, ठीक। B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 6, अब यहाँ पर देखें तो एक और एक्स्ट्रा आ गया है 6। तो यहाँ पर अभी करते हैं, उसको सही करते हैं अभी। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए, तो A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 3, D 4, E इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर ऐसे आ गया। तो अब यह एक इरर आ गया। तो इरर को कैसे अब रिमूव करना है, तो इसको इंटर दबाते हैं। अब इरर को हमें हटाना है, तो इरर को हटाने के लिए हम यहाँ पर इसको ऐसे कर लें। अब एक बार और कंपाइल करते हैं, ठीक। कंपाइल करने के बाद फिर रन करते हैं। अब एक बार और देखते हैं कि कितना वैल्यू लेता है। 1 2 3 4 5, हाँ अब सही है, ठीक। तो 1 to 5 तक यह प्रिंट हो गया, ठीक। अब सही, यहाँ पर अब सिर्फ 5 तक ही गया, यहाँ पर 5 वैल्यू था, 5 तक गया, ठीक। बेसिकली अब आप कभी भी प्रोग्राम लिखें तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इस वाले लाइन में ये जो डबल कोटेशन के पहले अगर गैप रहेगा स्कैनअप में, तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू और ले लेगा। हालांकि उसको प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन आपको डालना पड़ेगा, ठीक। तो यह था फर्स्ट वाला, ठीक। तो हमने देख लिया फर्स्ट वाला। ओके, थैंक यू। हाँ गाइस, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन अब क्या है, राइट अ 10 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट द सम ऑफ दोज। तो बेसिकली हमने क्या किया अभी तक हमने वैल्यूज़ तो ले लिया, ठीक, वैल्यूज़ ले लिया। अब हमें इसका सम करना है, तो सम करना है, सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब जोड़ने के लिए हमें एक और ऑपरेटर यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेंगे, इसको कामा लगाएंगे और लिखेंगे सम, ओके। तो अब नीचे आएंगे तो फिर अब इसको लिखेंगे सम इक्वल्स टू, ठीक, हमें जोड़ना A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ओके। यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे सम इक्वल्स टू, या तो कुछ भी, यहाँ पर सम के जगह A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, चूँकि हमने ऊपर लिख दिया। तो फिर इसको सम इक्वल्स टू लिखेंगे %D, ठीक। अब यह प्रिंट हो गया हमारा। और इसके आगे क्या कर देंगे, अब इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश n लगा लेते हैं, ताकि मतलब लाइन चेंज करके आए। चूँकि ये वाला जो प्रिंट होगा तो इसी लाइन में ये भी जाके प्रिंट हो जाएगा। तो लाइन चेंज करने के लिए हम यहाँ फॉरवर्ड स्लैश n लगा, इसको पहले ही लगा देंगे, ताकि सम प्रिंट होने से पहले ही लाइन चेंज हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर हमारा लाइन चेंज हो गया, और उसके बाद अब इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक। अब यह प्रिंट हो जाएगा, तो फिर अब प्रिंट नहीं होगा, अभी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सम, ठीक। अब कोड सही है। अब इसको पहले सेव करेंगे, फिर इसको रन करेंगे। रन करने के लिए रन नहीं करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे। तो सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे F9 से, ठीक। यहाँ पे कंपाइल हो गया, फिर इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमारा रन हो रहा है, ठीक। थोड़ी टाइम लेता है, ठीक है, हाँ। तो फिर बोला कि इंटर द नंबर्स, तो नंबर्स डालने के लिए बोला, तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 4, ऐसे करके 5। अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो 1 to 5 तक, तो कितना हुआ, 15, ओके। तो इसलिए यह 15 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम यूजर से वैल्यूज लेते हैं, फिर उसको प्रिंट करने के लिए
हमारा यूजर से वैल्यू यहाँ पर हो गया 1 to 5, फिर यहाँ पर उस वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया, फिर उन सभी वैल्यूज़ का क्या कर दिया, सम करके उसको भी प्रिंट कर दिया। ठीक, ओके गाइस, तो यह था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकेंड एक ही प्रोग्राम में हो गया। ठीक, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम n टाइम्स वेयर n इज अ यूजर इनपुट। ठीक, तो बेसिकली यह वाला प्रोग्राम हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोल रहा है कि आपको अपना नाम लिखना है और उस नाम को, अपने नाम को n टाइम्स प्रिंट करना है। जैसे मैंने n की वैल्यू 5 दे दी, तो 5 टाइम्स, और मेरा नाम जैसे राजकुमार है। ठीक है, अब राजकुमार को 5 टाइम्स प्रिंट करना है, राजकुमार राजकुमार राजकुमार, ऐसे करके 5 टाइम्स प्रिंट करना है। ठीक, तो उसको करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप का। ओके, तो हम यूज करने जा रहे हैं फॉर लूप का। तो सबसे पहले हेडर फाइल लगा लेते हैं अपना, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, और उसके बाद फिर इन मेन। ठीक, अब इसके अंदर, बॉडी के अंदर अब हम पहले इंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम को करने के लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम n टाइम्स वेयर n इज अ यूजर गिवन इनपुट। ठीक, तो बेसिकली n जो है वह हमारा क्या है, यूजर से मतलब कितना बार प्रिंट होगा, यह कौन बताएगा, यूजर। ठीक, तो यूजर बताएगा कि कितना बार प्रिंट होगा, प्रिंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले इंट, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पूछ ही लेते हैं कि कितना टाइम्स प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम n को ले लिए। ठीक, तो अब उसके बाद प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करके पूछ लेते हैं कि कितना टाइम्स प्रिंट करना है। ठीक, तो फिर यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट। ठीक, तो यहाँ पर इक्वल्स टू कर लेते हैं, अथवा n लगाकर इक्वल्स टू कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश n कर लेते हैं, फॉरवर्ड स्लैश n लाइन चेंज करने के लिए। ठीक, और यहाँ पर कर लेते हैं अपना n। ओके, उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलम लाइन, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर स्कैन अप लिखेंगे, स्कैन अप। ओके, और स्कैन अप के अंदर डबल कोटेशन लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब n की वैल्यूज़ लेना है, तो n की वैल्यूज़ लेंगे तो यहाँ पर %d लगा लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हो गया हमारा %d। ठीक, अब यहाँ पर m%n। ओके, m%n बताएगा कि स्कैन अप %d m%n जो है यह बताएगा कि मतलब यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं स्कैन अप का। उसके और उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलम। ओके, अब हम यूज करेंगे फॉर लूप का। ठीक, वैल्यूज प्रिंट करने के लिए। तो फॉर लूप के अंदर हम i से स्टार्ट करते हैं, i इक्वल्स टू 1 से। ठीक, और i की वैल्यू यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक, उसके बाद i लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस। ठीक, और उसके बाद ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 लिखा है। ठीक, i इक्वल्स टू 1, उसके बाद सेमी कॉलन, i लेस देन इक्वल्स टू n, फिर सेमी कॉलन, फिर i प्लस प्लस। तो ये जो पहला वाला लिखा है i इक्वल्स टू 1, तो यह बताता है, यानी कि ये वाली जो रीजन है, ये वाली, तो यह बताता है कि मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर यह जो बीच वाला है, ठीक, i लेस देन इक्वल्स टू n, तो यह बताता है कि मतलब
जाना कहाँ तक है, ठीक। तो यह एंडिंग पॉइंट है, यह स्टार्टिंग पॉइंट फिर एंडिंग पॉइंट, और यह जो थर्ड वाला है आई प्लस प्लस, तो यह बता रहा है कि मतलब कितना से आगे बढ़ना है, मतलब स्टेप क्या होनी चाहिए। हम एक राउंड घूम कर आए तो उसमें चेंजेस क्या करनी है, ठीक है। तो यह बेसिकली चेंजेस बताएगा कि ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर i इक्वल्स टू 1, तो i इक्वल्स टू 1 पहले गया, ठीक। और उसके बाद i प्लस प्लस है, i प्लस प्लस का मतलब होता है यहाँ पर जो यह i प्लस प्लस है, तो i प्लस प्लस, तो अगर i की वैल्यू लेट से हमने एक 1 ले ली, ठीक। तो अगले राउंड में जब आएगा तो i इक्वल्स टू i प्लस प्लस की वजह से क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस की वजह से 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो फिर आएगा एक राउंड और घूम कर आएगा, तो फिर फॉर लूप के अंदर आया 1, जब 1 था तो इसके अंदर गया, फिर आएगा तो 2 हो जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ऐसे जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा 5। तो यह लूप कब तक चलता रहेगा, तो यह लूप तब तक चलता रहेगा जब तक यह i की वैल्यू n के बराबर ना हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर यह लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, ओके। तो फिर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, प्रिंट करना है अपना नाम, ओके। तो अपना नाम पहले प्रिंट कर लेते हैं, नेम। तो यहाँ पर प्रिंट करेंगे डबल कोटेशन, प्रिंटअप लगाएंगे डबल कोटेशन, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम, ओके। तो फिर और यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, या तो फॉरवर्ड स्लैश एंड लगा लेते हैं लास्ट में, ताकि जब भी प्रिंट हो तो लाइन चेंज करके आए तो अच्छा लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, डबल कोटेशन लगा देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक। और उसके बाद चूँकि इंट मेन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं इसलिए रिटर्न 0 लिखना नेसेसरी है, ओके। तो हमारा हो गया रिटर्न 0, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक। तो फिर इसको कुछ नाम देते हैं और इसको practice2.cpp, ओके, ठीक। अब इसको कंपाइल करेंगे, हाँ। तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, ठीक। तो कंपाइलेशन करने का यही बेनिफिट होता है कि अगर कहीं पे एरर है तो वह तुरंत बता देगा, रन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले ही, ठीक। तो कंपाइल किया हमने, तो यहाँ पे एरर बता रहा है, ये जो रेड वाली लाइन है। तो एरर में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एरर लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो यहाँ पर लिखा है कि I was not declared in this scope। तो बेसिकली हमने I को डिक्लेयर नहीं किया कि I क्या है, ठीक। तो यहाँ पर हमको I को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि I यह एक इंटीजर है, ठीक। अब सही है, ठीक। अब इसको सेव करते हैं, फिर अब कंपाइल करते हैं, ठीक। अब कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको रन करते हैं, ठीक। अब इसको रन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 सेकंड, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट एन, ओके। बेसिकली यह वाली जो लाइन हमने लिखा है, यह वाला इंट आई एन के नीचे प्रिंट एफ हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट एन इक्वल्स टू, तो यहाँ तक का जो लाइन है वह प्रिंटफ वाली लाइन है, ओके। और जो फॉरवर्ड स्लैश एन लगा है उसकी वजह से यहाँ से क्या हो गया, चेंज होके यहाँ पर आ गया, ठीक। उसके बाद स्कैनअप वाला ये जो लिखे हैं स्कैनअप वाली, तो स्कैनअप वाले से हमारा क्या होगा, वैल्यूज लेता है। स्कैनअप फंक्शन क्या करता है, वैल्यू लेता है, ठीक। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू डाल दे रहे हैं, लेट से 10 टाइम्स, ठीक। तो उसके बाद क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ना, तो आई की एन की वैल्यू 10 इसमें आ जाएगी और आई को 1 पहले जाएगा, उसके बाद ऐसे करते करते 10 तक जाएगा, ठीक। तो
फिर हम इसमें इंटर प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखेंगे तो आप 10 टाइम्स यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट हो गया राजकुमार वर्मा। ओके, तो ऐसे ही करके आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो यह हमारा था थर्ड क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पर हमने फॉरवर्ड स्लैश एन इसीलिए लगाया था ताकि मतलब यहाँ पर एक बार i=1 के लिए यह ऊपर वाली सबसे ऊपर वाला जो राजकुमार वर्मा लिखा है तो वह आ जाएगा i=1, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर से आएगा तो i++ लिखा था इसलिए 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रिंट करेगा, फिर ए वाली लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे करके। और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश एन लगाया तो इसकी वजह से लाइन भी चेंज होती रहेगी। ठीक, जितनी बार प्रिंट होगा उतनी बार लाइन चेंज होता रहेगा। ओके, तो यह हमारा था थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एमंग 3 नंबर्स। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, 3 नंबर्स, कोई 3 नंबर्स होगा। ठीक, और वो नंबर्स हम यूजर से लेंगे। ठीक, उसके बाद उस नंबर में क्या देखना हमें कि कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। ठीक, तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, #include stdio.h। ओके, और यहाँ पर इंट मेन लगा लेते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद बॉडी के अंदर अब क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जो नंबर्स होगा खुद नहीं डालेंगे, या तो आप खुद भी डाल सकते हैं या तो आप यूजर से ले सकते हैं। तो इसको यूजर से ना लेकर एक प्रोग्राम ऐसे ही कर लेते हैं, a=12 यहीं पर डिफाइन कर देते हैं कि a की वैल्यू 12 है। और एक ही लाइन में लिखने के लिए यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं, या तो आप सेमी कॉलन अगर लगाते हैं तो फिर से वापस से आपको इंटर लिखना पड़ेगा। और b=, लेट्स से 15 है। ओके, और अगर दो वेरिएबल को सेम लाइन में ही लिखते हैं तो यहाँ पर कॉमा का यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स से c=7। ओके, तो ऐसे करके हमारा क्या है, ए बी सी को हमने क्या कर दिया, वैल्यूज़ दे दिया। ओके, अब हमें इन तीनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे कैसे, तो इफ़ एल्स का हम यूज करेंगे। और यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि क्या ए जो है बी से बड़ा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या ए बी से बड़ा है। तो फिर यहाँ पर a b, इफ a b। ओके, अगर a b से बड़ा होगा तो फिर इसको क्या करना, अंदर आना है और इसके अंदर जाना है। तो फिर अगर a b से बड़ा है तो यह अगर कंडीशन करेक्ट है तो फिर इसके अंदर आएंगे। तो अब जब इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर जब यहाँ पर आ जाएंगे तो इसका मतलब इस वाले रीजन में तभी आएंगे जब a b से बड़ा होगा। तो यहाँ पर 100% a b से बड़ा होगा। ओके, तो a b से बड़ा हो गया। अब a b से बड़ा हो गया तो फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या b जो है c से बड़ा है। b को नहीं चेक करेंगे, अब a और c में कंपेयर कर लेते हैं। तो a और c में कंपेयर करने के लिए फिर से यहाँ पर लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या a c से बड़ा है। ओके, तो अगर यह वापस से ट्रू हो जाता है कि a c से भी बड़ा है और a b से भी बड़ा है। तो अगर a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a सबसे बड़ा है। तो इसके बाद प्रिंट कर देंगे कि मतलब a जो है वह क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है। %d इज द लार्जेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या मिल गया, %d
भी लिख सकते हैं अथवा ए भी लिख सकते हैं। तो हम %d यूज कर लें और यहाँ पर ए लगा देंगे। ए लगा देंगे तो डबल कोटेशन के बाहर और कामा देकर ए लगा, इसका मतलब ये जो %d है वह किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ओके, तो फिर अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, और अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर इस वाले लास्ट इतने वाले कंडीशन को देखा जाए, यहाँ इतने को सिर्फ, तो हमने क्या चेक किया, ए सी से बड़ा है और ऊपर उसके ऊपर वाले इफ वाले कंडीशन में हमने क्या चेक किया, ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा रहेगा तो तभी इसके अंदर आएगा, यानी कि इसके अंदर आने वाला हर एक जो अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर हम हैं तभी हैं जब ए बी से बड़ा है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ए बी से बड़ा है, ठीक। अगर ए बी से बड़ा हो लेकिन यहाँ पर ए सी से बड़ा ना हो, तो अगर ए सी से बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि सी जो है ए से बड़ा है। तो अगर सी ए से बड़ा है और ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब होगा कि जो सी है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर एल्स कंडीशन लिखेंगे और एल्स लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे printf, चूँकि यहाँ पर अगर सी ए से बड़ा हो गया तो क्या होगा, तो एल्स लगाएंगे। तो एल्स लगाएंगे तो उसका मतलब हुआ कि सी ए से बड़ा है, ठीक। तो सी ए से जब बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, तो उस समय %d इज द लार्ज, और %d कौन सा है, सी है। ओके, तो यहाँ पर %d कौन सा है, सी वाला है, ठीक। अब उसके बाद बाहर आते हैं, ठीक। इसके अंदर का तो मामला सेट हो गया, ओके, कि ए अगर सी से बड़ा रहेगा और ए बी से बड़ा रहेगा तो ए सबसे बड़ा है, तो इसके अंदर आ जाएंगे। अगर ए बी से बड़ा रहेगा लेकिन ए सी से छोटा रहेगा तो इसका मतलब सी वाला बड़ा है, तो यहाँ पर सी वाला प्रिंट हो जाएगा, ए वाला जो है सी वाला है। तो अगर ए बी से बड़ा ना हुआ तो अगर ए बी से बड़ा ना हुआ तो इसका मतलब अगर बी ए से बड़ा है तो बी ए से बड़ा है, यानी कि हम एल्स लिखेंगे और उसके बाद फिर बोलेंगे कि अगर ए, इसको हटा लेते हैं, तो फिर ए बी से ए ग्रेटर देन बी है, तो यानी कि ए बी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एल्स लगा, इसका मतलब बी ए से बड़ा है, ठीक। बी अगर ए से बड़ा है तो उसके बाद चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, एक चीज़ तो कंफर्म हो गया। अब एल्स, इस वाले एल्स के अंदर जब आएंगे तो इसका जो ए वाला पार्ट है इसके अंदर जब आएंगे तो इसका मतलब 100% श्योरिटी रहेगी कि बी जो है ए से बड़ा है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस रीजन में ए जो बी है ए से बड़ा है, तो उसके बाद बी को सी से कंपेयर करेंगे। तो बी को जब सी से कंपेयर करेंगे तो क्या पूछेंगे कि क्या बी सी से भी बड़ा है, तो अगर बी सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब पहले तो बी ए से भी बड़ा था, अब यहाँ पर बी सी से भी बड़ा हो गया, तो इसका मतलब बी जो है वो सबसे बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या लगाएंगे, इफ बी ग्रेटर देन सी। ओके, इफ बी ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि बी सबसे बड़ा है। बी ए से भी बड़ा था और सी से भी बड़ा हो गया, तो यहाँ पर printf लगा के उसके बाद क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे %d इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यह क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि %d कौन सा है, बी है। ओके, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर जो लिखे हैं इफ़ बी ग्रेटर देन सी। ओके, अगर इसके अंदर पहले ही बताएं कि बी जो है ए से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन लिखे हैं ए वाली जहाँ पे कर्सर है, बी ग्रेटर देन सी,
कि बी सी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई यानी कि सी बी से बड़ा हो गया तो इस वाले इसके अंदर बी ए से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर सी बी से कहीं बड़ा हो गया तो फिर इसका मतलब है कि सी सबसे बड़ा है। तो सी सबसे बड़ा है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे कि एल्स बताएगा कि मतलब ए वाला कंडीशन अगर सही नहीं हुआ तो एल्स के अंदर आएगा, और उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे प्रिंट और %d इज ग्रेटेस्ट। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगाकर और यहाँ पर सी लिखेंगे और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, और यहाँ पर हमने 2 जगह लिखा है % जो ए वाली %d इज लार्ज, यहाँ पर हमने लार्ज यूज़ किया। अगर इसके थ्रू आता है तो लार्ज प्रिंट होगा। सी जो ग्रेटेस्ट है वो अगर सी सबसे बड़ा होता तो ये वाली प्रिंट होता। अगर सी यहाँ इस वाले कंडीशन के थ्रू होता तो ये वाला ग्रेटेस्ट प्रिंट होगा। इसलिए हमने 2 डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई है। और यहाँ पर उसके बाद ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, सेव करेंगे और इसको लिख देंगे practice .cpp। ओके, अब इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, अगर कोई एरर होगा तो बताएगा। कोई एरर नहीं है। ओके, कोई एरर नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, रन कर देंगे। ओके, तो हमारा फाइल रन हो रहा है। हाँ, तो यह क्या हो गया, रन हो गया। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा 15 इज ग्रेटेस्ट। तो हमने क्या दिया था, A = 12, B = 15 और C = 7। तो हाँ, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, B = 15। तो B = 15 क्या है, सबसे बड़ा है। ओके, तो यह था हमारा थर्ड प्रोग्राम। आई थिंक थर्ड प्रोग्राम हुआ, या इट वाज थर्ड, नो इट वाज 4th प्रोग्राम। ओके, तो अगर आप इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, चूँकि यूज़र से लेना काफ़ी अच्छा लगता है, कोई डाटा यूज़र दे तो उसको यूज़र से लेने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ABC लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर नीचे आएंगे और उसके बाद printf लिखेंगे और यहाँ पर डबल कोटेशन और यहाँ पर पुट द वैल्यूज ऑफ ABC। ओके, और यहाँ पर /n कर देंगे ताकि लाइन चेंज हो जाए। ओके, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर स्कैनअप लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे %d और यहाँ पे %d। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और %A, %B, %C। ओके, और यहाँ पर इंड में जाएंगे, सेमीकोलन लगाए। तो यह जो दोनों लाइन हमने लिखा है तो ये जो दोनों लाइन का जो कोड है वह यूज़र से ABC की वैल्यूज ले लेगा। ABC से वैल्यू लेकर क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। उसके बाद फिर ये जो हमने लिखा है यहाँ तक उसको क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पर चूँकि कुछ भी प्रिंट होगा तो पहले इसको रन करते हैं और उसके बाद एक इसमें थोड़ी सी और करेक्शन करते हैं। तो पहले इसको सेव करेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो हाँ, तो यहाँ पर हमने कंपाइल किया तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो एरर क्या है, ओके, तो एरर देखेंगे तो यहाँ पर B was not declared in this scope। हाँ, यहाँ पर अगर देखेंगे तो int ABC को मैंने एक में ले दिया तो इसकी वजह से एरर आ गया। तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। ओके, अब इसको सेव करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, कंपाइल, फिर से कंपाइल करेंगे। हाँ, कोई एरर नहीं है। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ओके, रन कर दिया हमने।
तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ आ गया। तो पूछ रहा है कि पुट द वैल्यूज ऑफ ABC। तो ये जो फर्स्ट लाइन जो लिख कर आया है ABC, तो ये जो प्रिंटअप हमने लिखा है ऊपर सबसे पहला वाला, ये वाला जो लाइन हमने लिखा है वही क्या है, वही है ABC। ओके, पहला लाइन यही वाला है, ठीक। और उसके बाद सेकंड लाइन जो स्कैनर लिखे हैं तो वह वैल्यूज़ लेगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, लेट्स से 89, 90 और उसके बाद 34। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 90 इज़ ग्रेटेस्ट। तो 90 जो वैल्यू है वह क्या है, ग्रेटेस्ट है, ठीक। तो यहाँ पर 89 और 90, तो अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, 89 और जो 90 है, 89 क्या है, ए की वैल्यू, 90 बी की और 34 सी की। तो सबसे पहले चेक करेगा कि ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, यानी कि ए कितना है 89 और उसके बाद बी कितना है 90। तो यहाँ पर चेक करेगा क्या 89 90 से बड़ा है, तो बिल्कुल नहीं, तो यहीं पर उसके अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं, तो यहीं पर यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समाप्त नहीं होगा मतलब, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, उसके बाद एल्स के अंदर आ जाएगा। चूँकि 89 90 से बड़ा नहीं है तो इसके बाद एल्स के अंदर आ जाएगा। तो एल्स के अंदर आएगा तो इसका मतलब कि 90 क्या है, 89 से बड़ा है, ठीक। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि जो बीच वाला है ऊपर वाले से बड़ा है, ठीक। उसके बाद 34 बचा, तो 34 को वापस से 90 से कंपेयर करेंगे, तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है, बी ग्रेटर देन सी। तो इस यहाँ पर पूछेगा कि क्या 90 34 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बड़ा है। तो यहाँ पर अगर बड़ा है तो उसके अंदर आएगा, और क्या लिखें, प्रिंट %d इज़ ग्रेटेस्ट कॉमा बी। तो यहाँ पर ए वाली जो लाइन लिखी है, तो ए वाली लाइन से हमें क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर 90 कैसे आ गया, 90 इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, %d लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है। तो वो उसकी वजह से यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। और 90 इज़ ग्रेटेस्ट। ओके, तो ऐसे करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा यह 4th नंबर का प्रोग्राम हो गया। उसके बाद 5 नंबर वाली देखते हैं। ओके, और 5 नंबर में क्या बोल रहा है, तो उसको करने के लिए पहले एक नया पेज ले लेते हैं। ओके, तो राइट अ सी प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया एंड circumference ऑफ अ सर्कल फॉर अ गिवन रेडियस आर, Here R has to be taken from the user। तो बेसिकली हमारे पास एक क्या है, सर्कल है। तो सर्कल की रेडियस जो है वो कौन बताएगा, यूज़र बताएगा कि 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर का रेडियस है। तो बेसिकली यूज़र से हमें पूछना कि कितने मीटर का रेडियस होगा सर्कल का। उसके बाद आपको बताना है कि जो सर्कल का जो एरिया होगा और उसकी जो सरकमफेरेंस होगी वह क्या होगी। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हेडर फाइल यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। तो फिर हेडर फाइल हो जाएगा include stdio.h। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे int main। ओके, और यह हमारा हो गया बर्थडे। ओके, और इंट मेन के अंदर हमें सबसे पहले क्या, इसको इस पांचों की देख के सबसे पहले हमें क्या लगा कि रेडियस हमें यूज़र से लेना है। तो सबसे पहले यूज़र से जो लेना है तो उसी को लिख लेते हैं। तो फिर इंट लिखेंगे और आर मीन्स रेडियस पूरा लिख लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटर द रेडियस, इक्वल्स टू। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एन कर लेंगे ताकि लाइन चेंज हो जाए। और यहाँ पर चाहे तो क्या कर सकते हैं, कामा रेडियस भी लिख सकते हैं। ओके, नहीं लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर स्कैनअप लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पर %d। ओके,
तो यहाँ पर परसेंट डी हो गया। और उसके बाद बगल में आएंगे उसके, कहाँ गया परसेंट, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे m% क्या है, रेडियस। ओके, क्योंकि रेडियस की वैल्यू हमें लेना है तो रेडियस हो गया। और यहाँ पर सेमीकोलन। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है, हमें एरिया और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करनी है। तो एरिया यहाँ पर एक वेरिएबल और लिख लेते हैं, एरिया, और एक हो जाएगा सरकमफेरेंस। ओके, तो यहाँ पर सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 इंटू, तो ये जो स्टार है, स्टार जो होता है मल्टीप्लिकेशन करता है, तो यह ऑपरेटर है। ओके, मल्टीप्लाई करने वाला ऑपरेटर। ओके, तो उसके बाद पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर। ओके, तो यह हो गया हमारा एरिया। उसके बाद सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। ओके, 2 पाई आर। तो यह हमारा हो गया सरकमफेरेंस। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए क्या करें, प्रिंट ऑफ यूज कर लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया सर्कल इक्वल्स टू %d, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, %d के जगह अब क्या होगा, और %d के बाद जो डबल कोटेशन के बाद कामा लगाकर जो लिखेंगे, वो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें एरिया प्रिंट करना है। ए वाला कैलकुलेट करके ए वाली जो लिखा है इसको प्रिंट करना है। उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया लिख देंगे। ओके, तो यह हो गया हमारा एरिया। ओके, और यहाँ पर सेमीकोलन। ओके, और उसके बाद वापस से एक चीज़ और प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंटर। और यहाँ पर लाइन चेंज करने के लिए /n का यूज कर लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू %d। ठीक, और यहाँ पर कामा लगा देंगे। ये जो जब भी प्रिंटअप लिखते हैं ना, तो उसके अंदर अगर %d का यूज कर रहे हैं तो किसी चीज़ को प्रिंट करने, तो यहाँ पर डबल कोटेशन के बाद ये जो कामा लगाए हैं, कामा के बाद लिखना मस्ट होता है कि क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम सरकमफेरेंस प्रिंट करना चाहते हैं, ये जो हमने लिखा है उसी को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो सेम मीनिंग नहीं गलत होनी चाहिए, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। सरकमफेरेंस RENC। ओके, तो ये हमारा हो गया सरकमफेरेंस, और यहाँ पर सेमीकोलन। उसके बाद रिटर्न 0। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे। और इसको कोई नेम दे देते हैं। ओके, तो फिर हमारा क्या हो गया, ये जो पांचों वाला जो लिखा है एरिया और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारा यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर सबसे पहले अब इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल कर दिया हमने, तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, तो हाँ, तो यहाँ पर यहाँ पे क्या है, R was not declared in this scope। तो बेसिकली हमने R को डिक्लेयर नहीं किया, तो हमने रेडियस यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस ही पूरा टाइप करना पड़ेगा, रेडियस। और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, रेडियस पूरा लिखना पड़ेगा।
अगर हम वहाँ पर आर यहाँ पर रेडियस के जगह आर डाले होते हैं तो यहाँ पर भी आर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक और है, तो यहाँ पर भी क्या पड़ेगा, रेडियस। ओके, तो ये अब मोस्ट प्रोबेबली अब सही है। तो फिर वापस से कंपाइल करते हैं। हाँ, अब सही है। उसके बाद क्या करेंगे, रन करेंगे F10। ओके, तो फिर यहाँ पे कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम। तो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द रेडियस। तो इंटर द रेडियस कौन सा है, ये जो पहला लाइन हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंटफ के बाद स्कैन अप, प्रिंटफ वाला इंटर द रेडियस, उसके बाद स्कैन अप, ये जो अब वैल्यू डालने के लिए जो आ रहा है लेट्स से 3। ओके, उसके बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट होगा, फिर सरकमफेरेंस कैलकुलेट होगा। तो उसके बाद सबसे पहले जो रहेगा वही प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करने के लिए लिखा है, एरिया। तो एरिया सबसे पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद सरकमफेरेंस, उसके बाद प्रोग्राम समाप्त। तो इंटर। ओके, तो यहाँ पर तुरंत कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल 28 और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 18। ओके, तो ये हमारा था 5th वन। उसके बाद 6, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन ईयर इंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड इज अ लीप ईयर और नॉट। तो हमें बेसिकली चेक करना कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, तो जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो जो 4 से डिवाइड हो जाए तो फिर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। जब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो फिर हमारे पास रिमाइंडर जो होगा वह 0 आएगा। तो फिर हम इसी को बेस बना कर चलते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर वह जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद इंट में इंट, उसके बाद ईयर। ओके, तो फिर हम क्या करना है यहाँ पर, जो और जो इंटर्ड ईयर जो होगा हम यूज़र से ले लेते हैं, तो अच्छा रहता है, कोई भी कुछ भी डाल दे। तो प्रिंट ओके, और यहाँ पर इंटर द ईयर इक्वल्स टू फॉरवर्ड स्लैश एन। ओके, लाइन चेंज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश एन। ओके, कामा, उसके बाद ईयर, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद स्कैन अप किया क्योंकि वैल्यूज लेना है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, %d, चूँकि इंटीजर वैल्यू हो गया 2020 नॉट 2020, 2020 2016, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो ईयर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू, इसमें %d, कामा, उसके बाद ईयर। ओके, और यहाँ पर सेमीकोलन। ओके, तो उसके बाद हमें क्या ईयर्स मिल गया। ओके, अब उसके बाद चेक करेंगे रिमाइंडर, लेट्स से रिमाइंडर यहाँ पर पूरा ले लें, रिमाइंडर इक्वल्स टू, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर को, उस नंबर को %, जैसे y ईयर है तो ईयर को क्या करेंगे %4 का मतलब हुआ कि ईयर में, जैसे कि ईयर की वैल्यू हमने 2020 पुट कर दी, यानी कि 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा तो फिर यह इसमें आएगा। तो परसेंट जो होता है इसलिए यूज करता है, यह डायरेक्ट रिमाइंडर देता है। ओके, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अगर लीप ईयर रहेगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अगर लीप ईयर रहा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब इफ़ का यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 है, तो चूँकि
जो अगर इक्वल्स टू डायरेक्ट इक्वल्स टू लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि असाइन, आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि क्या रिमाइंडर, ये इतनी जो टर्म में लिखी है ये रिमाइंडर, या क्या रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 के, यानी कि इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर दोनों का कंपैरिजन अगर सही हुआ तो अगर सही हो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर हमें प्रिंट कर देना है कि जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर है। %d इज अ लीप ईयर। ओके, उसके बाद प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर चूँकि %d लगाएं तो उसके बाद बताना पड़ेगा कि हम क्या प्रिंट %d को क्या करना चाहते हैं, तो ईयर, तो ईयर की जो वैल्यू होगी %d में आ जाएगी। तो जैसे 2020 है तो आ जाएगा 2020 इज अ लीप ईयर, 2020 इज अ लीप ईयर। ओके, तो फिर उसके बाद इंड पे जाएंगे और यहाँ पर आएंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो 0 नहीं हुआ तो एल्स यूज़ कर लेंगे और एल्स लगाएंगे, और यहाँ फिर क्या करेंगे, उसके बाद अगर 0 नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे, %d इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ईयर कर देंगे। ओके, और यहाँ पर सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न 0। हाँ गाइस, तो यहाँ पर अब हम रिमाइंडर को हटा कर यहाँ पर आर कर लेते हैं। बाकी प्रोग्राम सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कुछ दिक्कत आ गई थी सिस्टम में। ओके, तो फिर इसको पहले कंपाइल करते हैं। तो फिर कंपाइल हो गया हमारा। कंपाइल होने के बाद इसको रन करते हैं। रन करने के बाद इसमें यहाँ पर 2020 पुट करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि 2020 इज लीप ईयर। चूँकि हम 2020 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर r जो है वह क्या 0 के बराबर है। चूँकि 0 के बराबर है, तो अगर 0 के बराबर रहेगा तो इसके अंदर आएगा और प्रिंट क्या करेगा, %d इज लीप ईयर, और %d के जगह क्या हो जाएगा, ईयर। चूँकि हमने यहाँ पर डाला है तो ईयर यहाँ पर पुट किया है, तो जो ईयर होगा %d के जगह आ जाएगा। तो ईयर हमारा 2020 था, तो इसमें 2022, तो 2020 इज अ लीप ईयर। ओके, एक वैल्यू चेक करते हैं जो लीप ईयर ना हो, तो सबसे पहले इसको कंपाइल फिर रन, और यहाँ पर लेट्स से 2015 को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2015 इज नॉट अ लीप ईयर। ओके गाइस, तो इस तरह से हम आज कितने 6 क्वेश्चंस किए हैं। ऐसे ही करके हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अदर क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको आशा करते हैं, आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हियर एंड some work you have done by yourself, and see you in the next video and with a new assignment. Okay, bye.